क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका डॉक्टर जो दवा लिख रहा है वो शायद सबसे अच्छी नहीं है, सबसे सही भी नहीं है और यहाँ तक कि सबसे सुरक्षित भी नहीं है, बल्कि ये वो ही दवा है जिसके लिए फार्मा कंपनी ने डॉक्टर को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया है कि फार्मा इंडस्ट्री पर अभी भी वॉलंटरी कोड क्यों चल रहा है? क्यों कोई सख्त कानून आपने नहीं बनाया है? क्यों मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है? और क्यों मरीजों को सुरक्षा देने वाला कोई एनफोर्सिएबल सिस्टम हमारे पास नहीं है? यही हुआ FMRAI वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। 2025 का केस है। केस का नाम आप नोट कर लीजिए, FMRAI वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 2025 का ये केस है और इसे समझने के बाद आप हर प्रेस्क्रिप्शन को एक नई नजर से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की हमारी ऐप के माध्यम से। दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि असल में ये केस किसके बारे में है। ये जो याचिका है ये फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI ने दायर की है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI ने दायर की है। उनकी मुख्य मांग ये थी कि भारत में एक स्टैट्यूटरी लॉ होना चाहिए जो ये नियंत्रित करे कि डॉक्टर्स को दिए जाने वाले फ्रीबीज जो हैं वो कैसे दिए जाएंगे। दूसरा, फार्मा डॉक्टर कॉल्यूजन पर एक कानून बनाया जाए और इरेशनल ड्रग कॉम्बिनेशंस को भी रेगुलेट किया जाए उस कानून के तहत, और मार्केटिंग प्रैक्टिसेस जो पेशेंट को नुकसान पहुंचाती है उनके ऊपर कर्ब लगाया जाए। उन्होंने ये बताया कि अभी जो व्यवस्था लागू है वो है UCPMP यानी कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसका स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, इसे फार्मा इंडस्ट्री ही कंट्रोल करती है। दूसरा, एनफोर्समेंट लगभग इसकी जीरो है और इस पर कोई भी रियल पेनल्टी नहीं है अगर कोई इसका उल्लंघन करता है। और पांचवा, मरीज के पास कोई अधिकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालों के बारे में, जिक्र करते हैं। इस मामले के अंदर जो पीठ थी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ थी, उन्होंने सरकार से कुछ सख्त सवाल पूछे हैं कि क्या जो ये आपका UCPMP है यानी यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिकल प्रैक्टिस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 अभी भी वॉलंटरी है क्या? असली एनफोर्समेंट इसकी कहां पर है? लागू कब करोगे जनाब? गवर्नमेंट काउंसिल ASG KM नटराज ने इस मामले के अंदर कहा कि जो नया UCPMP 2024 है वो मैंडेटरी है। सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि 2024 वाला जो यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 का कोड है वो मैंडेटरी है, मतलब सभी के ऊपर लागू है। कंप्लाइंट प्रोटोकॉल्स हैं, कंप्लेंट पोर्टल्स हैं, आप शिकायत भी उस पर दर्ज कर सकते हो। एथिक्स कमेटी बनी हुई है और अपील मैकेनिज्म भी है, ऑडिटर्स भी हैं और इसके अंदर पेनल्टीज भी है। लेकिन इस मामले के अंदर जस्टिस मेहता ने तुरंत कहा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कहां पर है इस पर? इंडस्ट्री खुद को कैसे रेगुलेट कर सकती है? और फिर उन्होंने सबसे बड़ा सुझाव दिया। उनका सुझाव यह था कि जो ये UCPMP है यानी कि यूनिफाइड कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक कंट्रोल ऑर्डर बना दिया जाए। मतलब समझ रहे हो, जो UCPMP है, जो मार्केटिंग कोड है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, इसको असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक कंट्रोल ऑर्डर बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ऑर्डर बनते ही क्या होगा, नियम एनफोर्सिएबल हो जाते हैं, सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है और फार्मा कंपनियों की लीगल जिम्मेदारी आ जाती है, और मरीज भी है वो शिकायत भी कर सकता है और सजाएं और पेनल्टीज भी लागू हो सकती हैं। यानी पहली बार UCPMP को दांत मिलने की बात हो रही है। जो अब तक टूथलेस टाइगर था, सुप्रीम कोर्ट ने सुझा दिया आप इसको असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर डाल दीजिए, ये दांत वाला शेर बन जाएगा। अब बात करते हैं असली दिक्कत की।
डॉक्टर पर सजा, लेकिन फार्मा कंपनियां यहां पर सुरक्षित हैं। सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने अदालत के सामने एक चौंकाने वाली हकीकत बताई। क्या बताई? कि डॉक्टरों पर एथिकल रूल्स के तहत सजा के प्रावधान हैं कि अगर वो कोई गिफ्ट लेकर कोई बेकार दवाई रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो कंपनियां हैं जो गिफ्ट दे रही हैं, कंपनियों को फ्रीबीज देने पर कोई स्टैट्यूटरी सजा नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई भी सजा नहीं हो सकती। और इसी से हो रहा है इरेशनल प्रेस्क्रिप्शन का धंधा, हाई प्राइस्ड मेडिसिन्स का धंधा और 47% इरेशनल ड्रग कॉम्बिनेशन। मतलब डॉक्टर अपने हिसाब से ही दवाइयां, ये भी दवाई खा लो, ये भी दवाई खा लो, ऐसे इरेशनल कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, मार्केट में मौजूद हैं और बैन की गई दवाएं बार बार वापस आ जा रही हैं। और पेशेंट्स का जो अनुच्छेद 21 के तहत जो राइट टू हेल्थ है, स्वास्थ्य का अधिकार है, मूल मौलिक अधिकार है, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पेशेंट के पास कोई स्टैट्यूटरी रेमेडी ही नहीं है। मतलब अगर दवा से कोई नुकसान हो गया मरीज का, तो मरीज के पास कंपनी के खिलाफ कोई लीगल रास्ता ही नहीं है। यह बहुत बड़ा लूप होल है इस हमारे जो प्रेजेंट सिस्टम की है, सबसे बड़ी कमी है कि मतलब मरीज कहीं कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा ही नहीं सकता। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं। क्या डॉक्टर्स को दिए जाने वाले फ्रीबीज पर सख्त कानून बनना चाहिए? और जो डॉक्टर फ्रीबीज एक्सेप्ट करके उल जुलूल दवाई रिकमेंड करता है, तो क्या उसके ऊपर सजा के प्रावधान भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं क्यों यूसीपीएमपी 2024 अभी भी लगभग वॉलंटरी है। सरकार ये कह रही है कि वो मैंडेटरी हो गया है, मगर हमें ये समझना जरूरी है अभी भी ये बिना दांतों वाला शेर है। यूसीपीएमपी क्या है? यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 का। जस्टिस मेहता ने इसमें बड़ी खामियां दिखाई हैं हमारे सामने, कोर्ट के सामने। एथिक्स कमेटी इंडस्ट्री कंट्रोल्ड है, सरकार का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। दूसरा, कंप्लेंट के लिए 1000 रुपए जमा कराना पड़ता है। अगर किसी को कंप्लेंट करनी है एथिक्स कमेटी को किसी डॉक्टर के खिलाफ, पहले 1000 रुपए जमा कराओ। अरे भाई, जिस डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं उसको पैसे देते समय पैसे दिए हमने, ठीक है, उसने गलत दवाई लिख दी, उसके खिलाफ शिकायत करवाने जा रहे हैं तब भी 1000 रुपए दें। और तीसरा, पुअर पेशेंट आसानी से कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पैसे का मामला है ना, 1000 रुपए कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जो बंदा रोज के कमाई 200-300 रुपए रहा है, वो 1000 रुपए क्यों दे देगा? और कंज्यूमर्स को फार्मा डायरेक्टर्स की जानकारी तक ही नहीं मिलती कि कौन इस कंपनी का डायरेक्टर है, पता ही नहीं होता भाई। और 90% जो कंप्लेंट है वो इसीलिए फेल हो जाती है इन सारी दिक्कतों की वजह से। ड्रग और जो कॉस्मेटिक एक्ट है भारत का, उसके तहत प्रोसिक्यूशन सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर ही कर सकते हैं। मतलब जो केस इनिशिएशन की कार्रवाई है ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, वो कौन कर सकता है? सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर कर सकते हैं, मतलब सरकार ही कर सकती है। मरीज या फिर कंज्यूमर जो दवाई ले रहा है वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मैंडेटरी कहां है यूसीपीएमपी, ये तो तमाशा है तमाशा। लेकिन असल में ये लगभग वॉलंटरी ही है। आप कह रहे हो मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। तो क्या आप मुझे बताइए कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की इस दलील से सहमत हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बात ऑब्जर्व की इस मामले के अंदर? अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले के अंदर क्यों कह रहा है कि वो विशाखा टाइप गाइडलाइन इशू कर सकते हैं। आपको याद है ना, विशाखा गाइडलाइंस बहुत रिवोल्यूशनरी गाइडलाइन आई थी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के ऊपर, क्योंकि वहां पर कोई भी कानून नहीं था, तो इसलिए सरकार ने गाइडलाइन देनी पड़ी थी। तो यहां पर जो ये फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है, यहां पर भी कोई स्ट्रांग लॉ नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशारा दे रहा है कि वो स्ट्रांग गाइडलाइन ला सकता है। कोर्ट ने यहां पर याचिकाकर्ताओं से कहा है कि आप बताइए कि स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, कौन एनफोर्समेंट करेगा, कौन अपील सुनेगा और उस पर कौन पनिशमेंट देगा। और फिर कोर्ट ने यह संकेत दिया कि अगर सरकार कानून नहीं बनाएगी, अगर सरकार ने कानून नहीं बनाया ना, तो कोर्ट ने यह कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद विशाखा स्टाइल में गाइडलाइन दे सकती है। याद है ना आपको, विशाखा गाइडलाइंस ने इंडिया के सेक्सुअल हरासमेंट लॉज को बदल दिया था। वैसे ही यहां गाइडलाइन आए तो ये रोक सकेंगी क्या? अनएथिकल फ्रीबीज इन फार्मा सेक्टर, दूसरा इलीगल इंसेंटिव्स टू डॉक्टर,
और तीसरा मिसलीडिंग प्रमोशंस, और चौथा इरेशनल मेडिसिन कॉम्बिनेशंस, एंड पांचवा फार्मा डॉक्टर कॉल्यूजन। फार्मा इंडस्ट्री का और डॉक्टर के बीच का जो धांधली है, जो कॉल्यूजन है, उसको खत्म कर सकेगा। ये हेल्थ केयर एथिक्स का बड़ा मोड़ होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के अंदर सरकार का पक्ष क्या है, वो क्या कह रही है सरकार। यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है, क्या कहा है कि जो यूसीपीएमपी है यानी कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 में पूरा स्ट्रक्चर है, कंप्लेंट का भी है, अपील का भी है, ऑडिटर का भी है, और इसमें पेनल्टीज भी मौजूद हैं। इससे जो सिस्टम है वो एनफोर्सिएबल है, हम उसको एनफोर्स कर सकते हैं। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी पहले से ही मौजूद है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बात बोली कि ये सब होने के बावजूद पेशेंट के पास रेमेडी नहीं है। जिसने दवाई खाई है, जो कंज्यूमर है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए। दूसरा स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म जो है वो जरूरी है यहां पर इस केस के लिए। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि 2017 का जो ड्रग कंट्रोल मार्केटिंग ऑर्डर है वो कभी लागू ही नहीं हुआ। सरकार ने अब तक कानून बनाने के रास्ते में कुछ किया ही नहीं, डिले कर रही है सरकार। और अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है सरकार से, क्या आप अब कंट्रोल ऑर्डर लेके आएंगे। सरकार 16 दिसंबर को इस मामले के अंदर जवाब देगी। और सरकार अगर इस मामले के अंदर कोई कानून नहीं लाती है, कोई स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन नहीं लाती है, रूल नहीं लेके आती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर दिशा निर्देश जारी कर देगी। आप बताइए आपको अभी तक सेशन कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा जरूर। अब अंत में हम अपने फाइनल लीगल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ये जो मामला है, ये जो सारी कहानी है, ये बहुत सिंपल है। डॉक्टर जो है वो सजा पा सकते हैं अगर वो गलत दवाई रिकमेंड करते हैं। फार्मा कंपनी जो है वो लगभग यहां पर अनटचेबल है। जो प्रेजेंट सिस्टम है, डॉक्टरों को तो सजा हो सकती है मगर फार्मा कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। जो पेशेंट है, जो दवाई खा रहा है, जो इलाज करवा रहा है गलत दवाई से, उसके पास कोई लीगल रेमेडी ही नहीं है। और जो यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस है वो एनफोर्सिएबल कोड नहीं है, वो नकली दांतों वाला चूहा है। और जो 47% ड्रग कॉम्बिनेशंस है मार्केट के अंदर वो इरेशनल है। और फ्रीबीज से प्रेस्क्रिप्शन प्रभावित होती है। ये बात कोर्ट ने मानी है कि आप डॉक्टर को जैसी फ्रीबी दोगे वो आपकी कंपनी की दवाई रिकमेंड करने लगता है। ये आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 राइट टू हेल्थ का सीधा उल्लंघन है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि लॉ ना कि वॉलंटरी कोड हो। लॉ होना चाहिए, वॉलंटरी कोड से काम नहीं चलने वाला है। और कंट्रोल ऑर्डर आने से जो पूरा सिस्टम है वो लीगली एनफोर्स हो जाएगा। कोर्ट खुद भी गाइडलाइन इस मामले के अंदर ला सकता है। ये सिर्फ मार्केटिंग का मामला नहीं है, ये मामला है आपके स्वास्थ्य का, आपकी दवाओं का, आपके डॉक्टर के निर्णय का, आपके हेल्थ के खर्चे का, आपकी सेफ्टी का, और एक एथिकल हेल्थ केयर सिस्टम का भी। ये जो जजमेंट है आने वाले समय में फार्मा इंडस्ट्री की दिशा तय करेगी। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और कंक्लूजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट का यहां पर बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि वॉलंटरी कोड जो है वो काफी नहीं है, कानून आना चाहिए। दूसरा, पेशेंट को रियल रेमेडी मिलनी चाहिए। जो पेशेंट कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता उसके लिए भी कुछ आपको प्रावधान करने चाहिए कि वो कोर्ट में केस कर सके, कुछ कर सके, अपना मुआवजा ले सके जब वो गलत दवाई का शिकार होता है। तो तीसरा, फार्मा कंपनीज को स्टैट्यूटरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फार्मा कंपनीज की कानूनी रूप से जिम्मेवारी होनी चाहिए। और सरकार को तुरंत कानूनी कदम उठाने चाहिए, नहीं तो कोर्ट खुद इस मामले के अंदर गाइडलाइन जारी करेगा। ये 2025 का सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ केयर लॉ डिबेट है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या जो ये यूसीपीएमपी है यानी कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को लॉ बनाना चाहिए, इसको मैंडेटरी बनाना चाहिए, और विक्टिम जो है, जो मरीज है, पेशेंट है, उसको अगर कोई गलत दवाई का शिकार होता है तो उसको भी कंप्लेंट का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा।
सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी, मैं जवाब दूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।